तो पहली हेडलाइंस जो हमारे पास आ रही है वो ये क्रिप्टो शॉक वेव, सैम बैंकमैन-फ्राइड को 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। फिडेलिटी का बोल्ड मूव, इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ की अर्जी डाल दी गई है, वो भी स्टेकिंग की कैपेबिलिटीज के साथ। इथेरियम ईटीएफ की सिक्योरिटी पर सवाल उठाने के बावजूद लैरी फिंक, ब्लैक रॉक के सीईओ आशावादी। कुकॉइन एक्सचेंज समस्याओं से घिरा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कथित $9 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। इलॉन मस्क ने विटालिक बुटेरियन के ट्विटर एग्जिट पर सवाल उठाए हैं। ट्विटर जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है। इथेरियम के सीईओ ने बहुत ही एनलाइटनिंग प्रतिक्रिया दी है। नमस्कार, वेलकम टू द डिजिटल दुनिया, हफ्ते का सफर, जहां हम बात करते हैं हर हफ्ते वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और मेरे साथ हैं हमारी डिजिटल जगत के गाइड अपूर्वा। डिजिटल दुनिया में जो कुछ भी नया और ट्रेंडिंग है वो सब कुछ आप तक लेकर आते हैं एक बिल्कुल नए अंदाज में, गहराई से एनालिसिस, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बातचीत के साथ। तो तैयार हो जाइए और अपने हेडफोन्स लगाइए और निकल पड़िए हमारे साथ इस डिजिटल सफ़र पर। अपूर्वा, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनीष, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इस हफ्ते बहुत सारी बड़ी बड़ी हेडलाइंस है, तो चलिए शुरू करते हैं हफ्ते का सफ़र। तो सबसे पहले हेडलाइंस इस हफ्ते की। तो पहली हेडलाइंस जो हमारे पास आ रही है वो ये क्रिप्टो शॉक वेव, सैम बैंकमैन-फ्राइड को 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। फिडेलिटी का बोल्ड मूव, इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ की अर्जी डाल दी गई है, वो भी स्टेकिंग की कैपेबिलिटीज के साथ। इथेरियम ईटीएफ की सिक्योरिटी पर सवाल उठाने के बावजूद लैरी फिंक, ब्लैक रॉक के सीईओ आशावादी। कुकॉइन एक्सचेंज समस्याओं से घिरा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कथित $9 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। इलॉन मस्क ने विटालिक बुटेरियन के ट्विटर एग्जिट पर सवाल उठाए हैं। ट्विटर जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है। इथेरियम के सीईओ ने बहुत ही एनलाइटनिंग प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी हेडलाइंस, और इससे पहले कि हम हेडलाइंस को विस्तार से समझें, आइए मार्केट एनालिसिस क्या बोलती है अपूर्वा से जान लेते हैं। तो अपूर्वा, क्या है मार्केट एनालिसिस लास्ट वीक की? मनीष भाई, आप देख सकते हो मार्केट एनालिसिस क्या है। वीक ऑन वीक फिर से बिटकॉइन करीबन 10% राइज, इथेरियम का भी करीबन 7% राइज है वीक ऑन वीक। तो मार्केट थोड़ा डामाडोल था पिछले हफ्ते, लेकिन रिकवर हो गया। मुझे ये लगता है कि ये रेंज बाउंड रहेगा, और यही प्रेडिक्शन था आपका मेरे ख्याल से। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये रेंज बाउंड रहेगा। तो लाइक एनीवेयर बिटवीन 50 to 80 के बीच में ऊपर नीचे रेंज बाउंड रहेगा, जब तक ये बिटकॉइन हार्विंग जो कि अप्रैल में है, उसके बारे में हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। तो वॉच दिस स्पेस। जैसे ही बिटकॉइन हार्विंग हो जाएगा, वी कैन सी अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गोइंग अहेड वीक ऑन वीक। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं ब्रिजिंग वॉल्यूम। तो मनीष, ये हफ्ते जैसे आप देख रहे हो ब्रिजिंग वॉल्यूम सब कुछ इथेरियम की तरफ ही आ रहा है। इथेरियम, फिर आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, ZK Sync, और 5वें नंबर पर है पॉलीगॉन। जो बाइनेंस की स्मार्ट चेन है, पिछले हफ्ते जो बड़ा उछाल देखा था हमने ब्रिजिंग में, वो टिका नहीं पाई है, वो होल्ड नहीं कर पाई है बाइनेंस की ब्लॉकचेन। तो फिर से वो ग्रोथ वहाँ से निकल कर फिर से इथेरियम और इथेरियम के लिए ऊपर आ गया। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इससे पता चलता है कि आगे आने वाले हफ्ते में कौन सी दिशा में लिक्विडिटी फ्लो हो रही है। और इसके साथ हम चलते हैं हमारे डेक्स वॉल्यूम की तरफ। तो मनीष, जो ऑब्वियस सी बात है कि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि बाइनेंस स्मार्ट चेन में लिक्विडिटी मूव हो गई है, तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम भी वहीं पर था। लेकिन मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ कि अगले हफ्ते हमें बाइनेंस स्मार्ट चेन नहीं दिखेगा टॉप वॉल्यूम में, क्योंकि जैसे हमने देखा है ब्रिजिंग वॉल्यूम में वहाँ से लिक्विडिटी ऑलरेडी निकल गई है। दूसरे नंबर पर है इथेरियम, नॉट अ सरप्राइज। तीसरे नंबर पर है सोलाना, अगेन नॉट अ सरप्राइज। इथेरियम और सोलाना पिछले 2 महीनों में सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है हमें यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये दिस इज़ गोइंग टू चेंज एनी टाइम सून। तो ये दिस कंप्लीट्स हमारा मार्केट अपडेट। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। थैंक यू अपूर्वा। तो वापस खबरों की तरफ विस्तार से। तो अपूर्वा, ये भाई बड़ा ही तहलका मचा दिया इस खबर ने। सैम बैंकमैन-फ्राइड को 25 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। क्या माजरा है मनीष? हमारे सुनने वालों को, आपके लिए, सबको पता है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड, जिसे SBF कहा जाता है, वो थे करता धरता FTX एक्सचेंज है, जो 2022 नवंबर में बैंक करप्ट हो गया।
तो भैया इनके ऊपर ये केस था मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कंज्यूमर फंड। एफटी एक एक्सचेंज था और एक और फंड है जिसका नाम है एलामेडा। तो ये दोनों के कर्ता धर्ता एसबीएफ थे, राइट। तो एलामेडा जो है वो फंड था, वो ट्रेडिंग मैनेजमेंट फर्म था, वो उसको कई लोग हेज फंड भी कह सकते हैं, राइट। तो वो लोग क्या करते थे, वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते थे उस फंड के द्वारा और प्रॉफिट जनरेट करते थे। लेकिन लगातार 2021 और 22 में एलामेडा फंड लॉस पर लॉस बना रहा था, और क्योंकि दोनों के कर्ता धर्ता एक ही थे तो अपने सैम बैंकमैन-फ्राइड उन्होंने क्या किया कि वो जो एफटीएक्स में यूजर्स फंड्स होते हैं, राइट, वो वहाँ से उठा के एलामेडा फंड में डाल रहे थे। ये आशा मैं करता हूँ कि उनकी सोच यही रही होगी कि वहाँ से जो लॉस है वो वाइप आउट कर दिया जाए और ट्रेडिंग करके, लेकिन ये हो नहीं रहा था। तो जो कंज्यूमर फंड है, ये तो सबसे पहली बात है कि ये होना ही नहीं चाहिए। ये दोनों एंटिटी कंप्लीटली डिफरेंट है और इनका कोई भी आदान प्रदान इज क्वेश्चनेबल, राइट, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात है वो उन्होंने किया, उसके साथ क्या हो गया कि जो एफटीएक्स जिसकी वैल्यूएशन 2021 में टॉप पर करीबन $36 बिलियन की थी, राइट, वो रातों रात बैंकरप्ट हो गया। और उसके साथ ये हो गया कि लोगों के करीबन 8 से 12 बिलियन डॉलर गायब हो गए। तो ये केस था एफटीएक्स के ऊपर और सैम के ऊपर, और ये केस पिछले 1 साल से चल रहा था और उसका वर्डिक्ट हम लोगों ने इसके बारे में बात भी करी थी, काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई थी इस जी। केस के बारे में, वन ऑफ द एपिसोड। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इसका कोर्ट ने आदेश दे दिया है और बड़ा स्विफ्ट आदेश दिया है, 25 साल की कैद और मैक्सिमम जिसे कहते हैं ना कि वो गुड बिहेवियर जो बॉन्ड होता है, सश्रम कारावास हालांकि बोलते हैं, सश्रम कारावास। हालांकि उनको जज ने ये ऑर्डर नहीं दिया है, उनको जज ने ऑप्शन दिया है कि उनको हाई सिक्योरिटी प्रिजन में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी को थ्रेट नहीं है। हालांकि उन्होंने काम बड़ा गलत किया है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने अपनी बहुत सारी पूंजी खोई है और उनके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े उनकी लाइफ पर, और ना ही वो एस्केप रिस्क है। तो उनको टॉप मोस्ट सिक्योरिटी प्रिजन में जाने की ज़रूरत नहीं है, जज ने बताया। उनके पास 14 दिन का टाइम है अपील करने के लिए, तो मोस्ट लाइकली शायद वो अपील करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। बट आई फील ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है Web3 ब्लॉकचेन क्रिप्टो के लिए कि अगर आप कोई भी चीज़ उल्टी पुल्टी करने की सोच रहे हो तो वॉच दिस स्पेस। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बहुत ही सतर्क हो गए और बहुत ही गति के साथ ये केस सॉल्व किया गया और इसका वर्डिक्ट भी आ गया। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो स्कैमर्स है इंडस्ट्री में, जो हर कोई इंडस्ट्री में हो सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी है, तो उनके लिए ये एक चेतावनी है। चलिए, इससे एक चीज़ ये भी होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा और उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आएगी। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से यही वक्त है हमारे डिस्क्लेमर का। तो इस पॉडकास्ट का जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देना Web3 क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया की जो भी दुविधाएं हैं उनका निवारण करना। लेकिन अगर आपको निवेश करना है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आप अपना रिसर्च खुद करिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप उनके पास जाएं, उनसे समझें और फिर निवेश करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवालात हैं, तो आप हमारे इस चैनल पे आएँ और हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप हमारे किसी भी वीडियो पे कमेंट के द्वारा या हमको डायरेक्ट मैसेज के साथ हमको पूछ सकते हैं। तो अपूर्व, आगे बढ़ते हैं हमारी अगली हेडलाइन की तरफ। तो ये फिडेलिटी का ये बड़ा ही बोल्ड मूव है। इन्होंने स्पॉट ETF है इथेरियम का, उसको स्टेकिंग की क्षमताओं के साथ उसकी फाइलिंग फिर से की है। क्या खबर है आपके पास? तो मनीष, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग पड़ाव लग रहा है, क्योंकि अब तक 8 एप्लीकेशन है SEC के पास इथेरियम ETF के लिए, और उसकी फाइनल डेट है 23 मई 2024 को। लेकिन फिडेलिटी ने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन रिवाइज करके उन्होंने स्टेकिंग का ऑप्शन भी डाल दिया ETF के साथ। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही ETF अप्रूव होता है और जो रिटेल या जो यूज़र्स है, जो ETF के द्वारा अगर
इथेरियम खरीदते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लगइन है कि अगर आपको समझना है कि इथेरियम स्टेकिंग, लिक्विड स्टेकिंग और रीस्टेकिंग क्या है, तो हमने इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, 3 एपिसोड है, आप बिल्कुल उसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। तो कमिंग बैक टू फिडेलिटी, जैसे हम जानते हैं, मैं और आप जानते हैं मनीष, कि इथेरियम अगर आप होल्ड करते हो तो ETF हो या किसी भी तरीके से आप उसको होल्ड करते हो, तो आपके पास ऑप्शन है इथेरियम को स्टेक करके रिवॉर्ड्स कमाने का। तो वो 3.5-4% का रिटर्न ऑन इथेरियम इटसेल्फ मिलता है, राइट। तो आपकी इथेरियम की पोजीशन बढ़ती रहेगी। तो फिडेलिटी ने सबसे पहले ये मूव किया है कि उन्होंने इथेरियम ETF की एप्लीकेशन के अंदर ही स्टेकिंग की भी परमिशन मांगी है SEC से। तो ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी डायनेमिक स्पेस, क्योंकि बहुत सारे पहलू खुल जाते हैं। अगर ETF सिर्फ इथेरियम को होल्ड करता है तो उसका टैक्स ऑब्लिगेशन बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है, लेकिन जब आप उसके ऊपर स्टेकिंग भी लगा रहे हो तो जो स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स होंगे वो टैक्सेबल होंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस टू वॉच। जैसे हम नज़दीक आएंगे ETF के पास या ETF अप्रूव होता है, तब हमें पता चलेगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जी बहुत बढ़िया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो इथेरियम ETF की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पे जो सवाल उठाए गए थे, बावजूद उसके लैरी फिंक जो कि ब्लैक रॉक के CEO हैं, वो इथेरियम के ETF पर बहुत ही आशावादी दिखाई दे रहे हैं। क्या खबर है आपके पास इसके बारे में? ये भी बहुत मज़ेदार कहानी है। मैं अपने आप को काफ़ी किस्मत वाला समझता हूँ कि हम ऐसे टाइम पर ऐसी इंडस्ट्री में चहल पहल कर रहे हैं कि जहाँ पर इतनी तेज़ी से इतने बड़े बड़े बदलाव होते हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे पिछले हफ्ते हमने कवर किया SPF क्या केस ख़त्म हुआ, उसका वर्डिक्ट आ गया, फिर फिडेलिटी ने स्टेकिंग के साथ इथेरियम का ETF डाला है, और उसके साथ अब ये लैरी फिंक साहब फिर से कूद पड़े। वो कहीं इंटरव्यूज दे रहे थे CNBC पर, तो किसी ने प्रश्न कर लिया कि इथेरियम के ETF पे आपकी क्या राय है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऑफिशियल नहीं है अभी तक, बट जो इनडायरेक्ट सोर्सेस है, जैसे जो बिकॉज जब भी हम Web3 की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की, तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, राइट। तो वहाँ पर कुछ भी चीज़ अपडेट होती है तो संकेत मिलना शुरू हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ऑफिशियली अभी SEC ने इथेरियम फाउंडेशन को नोटिस नहीं दी है, बट वो तहकीकात करते हुए दिख रहे हैं कि वो समझना चाहते हैं कि इथेरियम कमोडिटी में गिना जाएगा या सिक्योरिटी में गिना जाएगा। तो ये भी बहुत ही डायनेमिक अप्रोच है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। अगर वो कमोडिटी है तो, और अगर वो सिक्योरिटी जाहिर हो जाती है तो दोनों सिनारियों में ये बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। तो लैरी फिंक साहब को पूछ दिया गया कि अगर मान लो कि इथेरियम को सिक्योरिटी अनाउंस किया जाता है SEC के द्वारा, तो इथेरियम ETF का क्या होगा। तो लैरी फिंक साहब ने कहा कि इथेरियम अगर सिक्योरिटी होती है या नहीं होती है, दोनों सिनारियों में वो काफ़ी आशावादी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट है मार्केट के लिए, क्योंकि भैया हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो वेटेज बहुत आता है जब लैरी फिंक ऑप्टिमिस्टिक दिखते हैं इथेरियम ETF के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा संकेत चिन्ह हो सकता है। जी बिल्कुल सही बोला आपने। लैरी फिंक हमारे जो हैं वो फाइनेंशियल वर्ल्ड के अमिताभ बच्चन हैं, और ये जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, और इसीलिए काफ़ी आशाएं हैं लोगों को। आगे बढ़ते हैं। तो भाई KuCoin की लगता है भैंस पानी में चली गई है। ये $9 बिलियन का जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, इसके बारे में क्या ताज़ा तरीन खबरें हैं आपके पास? ये भी यार ये हफ्ते इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं कि मेरे को समझ में नहीं आता है कौन सी बड़ी है और कौन सी सबसे ज़्यादा बड़ी है, बट डंडे चल रहे हैं इस हफ्ते। तो ये कुछ ऐसा ही है, आपने जैसे कहा KuCoin की नैया गई पानी में, ऐसा लग रहा है। तो KuCoin क्रिप्टो एक्सचेंज है, हालांकि वो US बेस्ड नहीं है।
तो बहुत सारे एक्सचेंज है जो यूएस में स्थापित नहीं होना चाहते, क्योंकि यूएस में जो रेगुलेशंस है और कंप्लायंस है वो बड़े सख्त है और बड़े क्लियर है एक्सचेंजेस के लिए। तो बहुत सारे एक्सचेंज, इसमें सिर्फ KuCoin नहीं है, बहुत सारे विभिन्न अलग अलग एक्सचेंज है दुनिया में जो ऑपरेट करते हैं बाहर से, लेकिन उनका ट्रैफिक यूएस से आता है, राइट। तो बहुत बड़ा जो यूज़र बेस है वो यूएस से वो ट्रैफिक जनरेट करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ये कहना है कि अगर आप अपना धंधा कर रहे हो यूएस सिटीजन्स के साथ, डायरेक्टली कर रहे हो या इनडायरेक्टली कर रहे हो, आप कहाँ पर भी स्थायित हो, आपको यूएस के कंप्लायंस रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। खास करके AML जो होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, और दूसरा है KYC, नो योर क्लाइंट्स, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हो जाती है कि कोई भी एक्सचेंज में जो भी लेन देन हो रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं हो रहा है या वो कोई अवैध पर्पसेस के लिए नहीं हो रहा है। तो 2018 से KuCoin ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहा है यूएस कस्टमर्स को। जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो वो वहाँ पर भी बूथ लगाते हैं, वो टिकटॉक, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करते हैं मार्केटिंग करने के लिए यूएस में। और उसी के बीच में ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं करीबन $9 बिलियन के, जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को लगता है कि यहाँ पर कोई हेराफेरी हुई है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अप्लाई होता है। तो इसके चलते उन्होंने इनको कोर्ट में घसीटा है। और ये सिर्फ KuCoin की बात नहीं, हमने पहले भी कवर किया है कि बाइनेंस को $4 बिलियन का फाइन लगाया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, इसी कारण की वजह से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो वॉच दिस स्पेस मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड कि अगर आपको यूएस कस्टमर के साथ डील करना है तो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा AML और KYC रेगुलेशंस के साथ। बहुत बढ़िया। तो आज की आखिरी और मेरे ख्याल से सबसे मज़ेदार खबर, तो इलॉन मस्क ने विटालिक ब्यूटेरियन जो कि इथेरियम के फाउंडर हैं, उनके ट्विटर को छोड़ने पर, जिसको हम आज एक्स के नाम से जानते हैं, उससे बाहर निकलने पर, उसको त्यागने पर उन्होंने सवाल उठाया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उस पर एक बड़ा ही मज़ेदार जवाब और जिसको बोलते हैं कि ज्ञानवर्धक उसकी प्रतिक्रिया विटालिक साहब की तरफ से आई है। तो कुछ जानकारी दें इसके बारे में। तो जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं मनीष, ये ऑटिज्म कैपिटल नामक एक ग्रुप है जिन्होंने एक मैसेज पोस्ट किया था कि विटालिक को बता रहे थे कि भैया आपको ट्विटर या एक्स पर वापस आना चाहिए, क्योंकि विटालिक की एक्टिविटी हमने देखा है कि वो ऐसा नहीं है कि निकल गए हैं, वो अभी भी ट्विटर या एक्स को यूज़ करते हैं और कई पोस्ट आते हैं, लेकिन जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम होती जा रही है। तो कुछ इसी तरह से ये पोस्ट थी और इलॉन मस्क कूद गए ये पोस्ट के ऊपर। हालांकि वो काफ़ी बिजी रहे जब से उन्होंने एक्स या ट्विटर को एक्वायर किया 2022 से, राइट। तो वो कूद पड़े और उन्होंने पूछा कि भैया वो यहाँ से गए क्यों। तो उसके साथ बौछार शुरू हो गई ट्विटर पर या एक्स पर कमेंट्स की। तो मोटा मोटा बात यह है कि जब कोई बहुत बड़ा नाम, स्पेशली Web3 और क्रिप्टो में, जैसे कि विटालिक है, राइट, तो वो कुछ भी अगर पोस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक उनके पोस्ट के नीचे हज़ारों बॉट्स, जो एल्गोरिदम बॉट्स होते हैं, वो कूद पड़ते हैं अलग अलग स्पैम क्रिएट करने के लिए। दूसरा, बहुत ही उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, स्कैमर्स वहाँ पर फेक आइडेंटिटी बनाकर जो नए यूज़र्स है जिनको पता नहीं होता है, जिनका फ़िल्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उनको स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो इन कारणों की वजह से विटालिक काफ़ी परहेज़ करते हैं ज़्यादा ट्विटर को यूज़ करने का। लेकिन ये हफ्ते ईथ टाइपे में कॉन्फ्रेंस थी और विटालिक वहाँ पर मौजूद थे, तो उनको ये प्रश्न किया गया कि आप क्यों नहीं हो। तो उन्होंने एक दरख्वास्त की है उनके फॉलोअर्स से और आम जनता से जो Web3 ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में काफ़ी एक्टिव है, कि फारकास्टर करके एक डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया है, वो भी है भैया अपने बेस नेटवर्क पर, कॉइनबेस के, राइट। कॉइनबेस, हाँ।
तो वो काफ़ी प्रभावित है ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क से, और ये अभी बहुत ही शुरुआती चरण में है, लेकिन उनको लगता है कि बहुत सारा अच्छा इंटरेक्शन, बहुत सारा क्वालिटी इंटरेक्शन हो रहा है उनकी कम्युनिटी के साथ, तो वो काफ़ी एक्टिव है फारकास्टर पर। तो वॉच दिस स्पेस, बट उनको पता है कि एक्स पर या ट्विटर पर काफ़ी बड़ी दुनिया है, तो वो बिल्कुल ही छोड़कर नहीं गए हैं। वो टाइम टू टाइम ट्विटर पर भी पोस्ट करते रहते हैं। तो वही जो निचोड़ है इसका, ये वही है कि इन अ वे, साइलेंट वे, इनडायरेक्ट वे, आप मान सकते हो कि विटालिक इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं फारकास्टर को। मनीष, मैं 2 महीने से सोच रहा हूँ कि मुझे जाना है, क्रिएट करना है अकाउंट, बट मैं अभी तक मौका नहीं लगा। लेकिन हालांकि फारकास्टर की तरह ही एक दूसरा डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया है, लेंस प्रोटोकॉल कर, तो मैं वहाँ पर 1.5 साल से एक्टिव हूँ। तो मैं डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेटिंग अप मेरा अकाउंट फारकास्टर पर, और होपफुली हम थोड़े समय में एक एपिसोड बनाएंगे फारकास्टर पर और समझेंगे कि वो काम कैसे करता जी, वेरी वेरी एक्साइटिंग। और मैं भी देखता हूँ कि ये जो फारकास्टर की दुनिया क्या है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एपिसोड में भी आपको नया कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।